तो नाउ हम 11 क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, 11 क्लास का फिजिक्स। और इस फिजिक्स की क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं? तो MST-CET का, MST-CET। अभी MST-CET क्या होता है? जेईई और नीट के भी क्वेश्चन कवर करेंगे, ठीक है। ये पूरा सेशन रहेगा। तो आप लोग अभी 10 क्लास में थे, अब ये जो क्लास है, जो अभी 10 क्लास पास आउट हुए बच्चे और जो 11 में एडमिशन लेने वाले हैं, उनके लिए पूरा सेशन चलने वाले हैं। और ये 2021, 2022 और 2023 में ये लोग एग्जाम देंगे, मतलब 2023 में ये एग्जाम देंगे MST-CET, JEE, नीट। और इन्हीं एग्जाम के बेसिस पे आपका फ्यूचर डिसाइड होगा। फ्यूचर मतलब आपको मेडिकल में जाना है, या इंजीनियरिंग में जाना है, या कोई भी फील्ड, एग्रीकल्चर में जाना है, कोई भी फील्ड में, कोई भी फील्ड में जाना होगा, एग्री में जाना होगा, मान लो एग्रीकल्चर में जाना होगा, मेडिकल, इंजीनियरिंग, कोई भी फील्ड में अगर आपको जाना होगा तो ये एग्जाम बहुत जरूरी होती है। अब यहाँ पे मेडिकल और एग्री के लिए नीट और MST-CET में भी 2 कंसेप्ट होते हैं, PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और PCB फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। तो फिजिक्स तो हर इसमें कंपलसरी है, जेईई में भी फिजिक्स कंपलसरी है, जिसमें भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की बात चलती है और इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की बात चलती है, तो फिजिक्स कंपलसरी है, ठीक है। और यहाँ पे 11-12 दोनों का सिलेबस आता है, 11-12 दोनों का सिलेबस। और आपको ईच एंड एवरी कंसेप्ट मैं आपको सिलेबस भेजूंगा, MST-CET का सिलेबस भेजूंगा, जेईई का सिलेबस भेजूंगा, नीट का सिलेबस भेजूंगा। तो उस सिलेबस में से उस चैप्टर का कोई भी कंसेप्ट, कोई भी टॉपिक, ईच एंड एवरी टॉपिक आप लोगों से वेल तरीके से प्रिपेयर होना चाहिए, वेल तरीके से। वहां से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, जैसे कि 11 क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट, स्टेट बोर्ड में एक्चुअली तो फिजिकल वर्ड है, NCERT में फिजिकल वर्ड है, लेकिन फिजिकल वर्ड के क्वेश्चन उतने नहीं आते। यूनिट एंड मेजरमेंट का कंपलसरी क्वेश्चन आता है 4 मार्क के लिए, जेईई में ईच एंड एवरी क्वेश्चन 4 मार्क का होता है, ठीक है। MST-CET में नहीं होता, 1 मार्क का होता है। तो जेईई की मैं बात करो, मैं खास करके इसके तरफ ज्यादा फोकस करूंगा, जेईई की तरफ। नीट वाले, नीट की क्लास, फिजिक्स की क्लास, वो भी टॉपिक अपन कवर करेंगे मैक्सिमम। तो आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चन आप लोगों का अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए। आपको अगर सक्सेस पाना है तो आपको 3 चीजों की तरफ ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, 3 चीजों का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। एक है टाइम आपको देना जरूरी है। कम से कम आप लोगों को 12 घंटे से लेकर 15 घंटे तक आपको स्टडी करना पड़ेगा। 12 घंटे, 15 घंटे, 16 घंटे आप लोगों को स्टडी करना पड़ेगा। जो जितना ज्यादा समय देगा उतना ज्यादा सक्सेस पाएगा। इसका इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा, समय का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा भाई, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। आप जितना समय दोगे, कोई भी, चाहे तुम ये जेईई नीट की बात करो, MST-CET की, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करो, शादी पुलिस भर्ती की बात कर लो, या कोई भी एग्जाम, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो भैया पढ़ना तो पड़ेगा, उसको समय देना पड़ेगा, समय देना जरूरी है। कम से कम 15 घंटे, 16 घंटे देते हैं, 15 आवर, 16 आवर देते हैं। तो जो बंदा 2 घंटे पढ़ाई कर रहा होगा और ISC कर रहा होगा, टाइम पास कर रहा होगा, उसका सिलेक्शन थोड़ी होगा। जो 15 घंटे, 16 घंटे, खुदा भी देखता, भगवान भी देखता है कि कौन कितना मेहनत कर रहा है। और जो सच में ईमानदारी से, कंसिस्टेंटली अगर हार्डवर्क कर रहा है, अपना समय दे रहा है, तो उसका सिलेक्शन पक्का होगा। तो समय जरूरी है, हार्डवर्क जरूरी है। हार्डवर्क तो करना पड़ेगा बाबा, बिना हार्डवर्क तो कुछ नहीं होगा। और लास्ट मनी, पैसा तो खर्चा करना पड़ेगा ना भाई, पैसा लगेगा ना। पैसा किसके लिए? तो स्टडी मटेरियल के लिए। जो भी आपको स्टडी मटेरियल लगता है, ये इन्वेस्टमेंट है, याद रखना। हर बिजनेस, ये एक बिजनेस माइंड से सोचने का कि मुझे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो पैसा स्टडी मटेरियल के लिए आपको खर्चा करना पड़ेगा। और क्या, इसके लिए कोर्सेज के लिए आपको कोर्सेज लगाना पड़ेगा, कोर्स जो भी ऑनलाइन कोर्स लगाना पड़ेगा, अनअकैडमी या कोई भी ऑनलाइन क्लास बोलो, या इधर स्टेट बोर्ड की क्लास बोलो, वो सब चीजें आपको करना पड़ेगा। कोर्सेज के लिए खर्चा करना पड़ेगा, ट्यूशन में थोड़ा सा खर्चा करना पड़ेगा, ठीक है, तभी वो चीजें आप लोग कवर कर पाओगे। तो मान लो खर्चा आपको आएगा, ये आपके 11 और 12, इसमें कम से कम अगर बड़ी कोचिंग क्लासेस लगाते हो, बड़ी, बहुत बड़ी, तो कम से कम आपको 60,000 70,000 का खर्चा आएगा। 60,000 से लेकर कम से कम 1 लाख 2 लाख तक का खर्चा आता है। 1 लाख, कम से कम 2 लाख का खर्चा आता है, पक्का आता है बड़ी ट्यूशन क्लासेस में, इतना खर्चा आता है। लगा आप उतना खर्चा नहीं करना चाहते तो बहुत सारे फ्री वीडियो भी मिलते हैं यूट्यूब पे, किताबें ले लो, किताबों में खर्चा कर लो, तो किताबें में आप
तो 60,000 50-60 हज़ार में आपका बन जाएगा पूरा काम। अगर इतना आप लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, इतना भी अगर इतना भी नहीं कर सकते तो 20,000 30,000 रुपये अगर आप लोग इन्वेस्ट करते हो, 20,000 इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, और आगे के फिर 4 साल, उस 4 साल में आप लोगों को ज़्यादा नहीं 1 लाख 2 लाख खर्चा आएगा। तो भैया आप ओवरऑल अगर आप लोग आपके पास 5 लाख अगर खर्चा होता है या 4 लाख अगर खर्चा होता है ओवरऑल, अगर आपका गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन होता है तो ये और खर्चा कम हो जाएगा, बहुत कम खर्चा हो जाएगा अगर गवर्नमेंट कॉलेज में। तो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए पाने के लिए ये सब आपको पता है ना, एक गवर्नमेंट कॉलेज की फीस और प्राइवेट कॉलेज की फीस। तो प्राइवेट एमबीबीएस, अगर आपको एमबीबीएस करना है तो प्राइवेट में करना है तो 25 लाख है, 25 लाख उसकी फीस है। 25 लाख मतलब 10 लाख से 25 लाख उसकी फीस होती है। 10 लाख टू 25 लाख पूरा खर्चा है एमबीबीएस करने के लिए। वही गवर्नमेंट में करोगे तो 25,000 है, मात्र 25,000, या सॉरी 25,000 भी नहीं होगा पूरा, एक्चुअली उसकी फीस 5,000 कुछ है, 5,000 उसकी कुछ फीस है एमबीबीएस की, 5,000 से लेकर 20,000। अब बताओ 25 लाख का और 5,000 का, ठीक है, इतना कम खर्चा है। तो इस गवर्नमेंट कॉलेज में, ये गवर्नमेंट की बात चल रही है, अरे किसकी बात चल रही है, प्राइवेट की बात चल रही है। और गवर्नमेंट पाने के लिए, गवर्नमेंट कॉलेज पाने के लिए मेहनत भी तो करना पड़ेगा ना। पूरी दुनिया इसी के पीछे भाग रही है, 10वीं 12वीं के बच्चे इसी के पीछे भाग रहे हैं, इसी को कवर करने के लिए। तो भैया अगर आपका इतना इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको पेमेंट भी तो जबरदस्त मिलेगी ना। जब आपको जॉब मिलेगी, आपको बता भी चुका हूँ कि मंथली कम से कम इस लाख का आदमी बनना कि आपका मंथली पेमेंट ज़्यादा नहीं 50,000 से लेकर 90,000 के बीच में होना चाहिए, 1 लाख तक की होना चाहिए। 1 लाख तक की पेमेंट रहती है, बताया क्या, 1 लाख तक की पेमेंट रहती है। 50,000 से लेकर 1 लाख तक के पेमेंट होती है। तो आप एक ही साल में आपने जितना इन्वेस्ट किया हो पूरा निकल जाएगा। एक ही साल में आप जितना इन्वेस्ट किए हो उतना पैसा निकल जाएगा। लेकिन आप इन्वेस्ट तो कर रहे हो, लेकिन मेहनत भी तो करना पड़ेगा ना, तभी तो ये जॉब पा पाओगे। 50,000 से लेकर 1 लाख, अब तुम 1 लाख की जॉब पाओगे तो आपको बीबी भी या हस्बैंड भी वैसा ही मिलेगा। ऐसा नॉर्मल गवार तो मंगोगे नहीं, तो डबल मुनाफा होगा, डबल। लेकिन जिसका आपको 1 लाख पेमेंट है तो 1 लाख वाली बीबी मिलेगी, 1 लाख वाला हस्बैंड मिलेगा, तो आपका 2 लाख का पैकेज होगा। इतना पैसा आपका कवर हो जाएगा। तो उसके लिए आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, उसके लिए आप लोगों को मेहनत करना पड़ेगा। तो करना स्टार्ट करो, अब से भिड़ जाओ, कल करे सो आज, आज करे सो अभी। अभी से कई कई बच्चे होते हैं 16-16 घंटे 17-17 घंटे स्टडी करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। तो मेहनत करना सीखो। तो चलो हम सेशन स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स का, ठीक है। हमारा जो एम है उस एम की तरफ फोकस करेंगे, ठीक है। हम अच्छा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो आपको 10th क्लास में साइंस करके एक सब्जेक्ट था, साइंस, ठीक है। तो साइंस के 3 पार्ट होते हैं, पता है ना, एक होता है फिजिक्स, एक होता है केमिस्ट्री और एक होता है बायो। तो हम इसकी बात करेंगे फिजिक्स की। तो फिजिक्स क्या होता है, तो पहला चैप्टर है, मैं फर्स्ट चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट स्टार्ट करने वाला हूँ। लेकिन उसके पहले फिजिक्स क्या होता है उसके बारे में मैं डिस्कस करवा देता हूँ कि फिजिक्स क्या होता है। तो फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस, फिजिक्स वो ब्रांच है साइंस की जिसमें स्टडी करते हैं किसके बारे में, तो लॉ ऑफ नेचर के बारे में। लॉ ऑफ नेचर, नेचर की जो लॉ है, देखो नेचर के कौन से लॉ, देखो दुनिया में नेचर के लॉ है, उस नेचर के लॉ की मदद से जो हम नेचुरल फिनोमेना होने वाली है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी चीज ऊपर फेंका तो नीचे ही आता है, एक नेचुरल फिनोमेना। कोई भी चीज जैसे कि रेन ड्रॉप हो, पेड़ के पत्ते हो, जब ऊपर से जब टूटते हैं तो कहाँ आता है, नीचे ही आता है। रेन ड्रॉप्स हो ऊपर से नीचे ही आता है, कोई भी चीज ऊपर फेंको तो नीचे ही आती है। ये कौन सी है, एक क्या है बताओ, नेचुरल क्या है, फिनोमेना। फिनोमेना का मतलब क्या होता है, घटना, एक प्रोसेस। कोई भी चीज ऊपर उछालो वो नीचे ही आती है, ये क्या है, नेचुरल फिनोमेना। अब इस नेचुरल फिनोमेना के पीछे रीजन क्या है, रीजन बिहाइंड द नेचुरल फिनोमेना। रीजन बिहाइंड का मतलब होता है पीछे। इस नेचुरल फिनोमेना के पीछे रीजन क्या है, वो अंडरस्टैंड करने के लिए आपको उसका नेचर का लॉ की स्टडी करना पड़ेगा। और वो नेचर का लॉ क्या है, तो ग्रेविटेशन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन याद हो आपको, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो किसने डिस्कवर किया था, न्यूटन बाबा ने डिस्कवर किया था। न्यूटन बाबा ने बताया था ना कि जिसका मास ज्यादा उसके तरफ चीज अट्रैक्ट होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये है आपका बॉल, ये है आपकी अर्थ, धरती माता, ठीक है। और धरती माता का मास बोले तो बहुत ज्यादा होता है, और एक छोटे सा बॉल का मास बोलोगे तो छोटा सा होता है। आखिर 200 ग्राम या 100 ग्राम का बॉल होता है वो,
ठीक है। और धरती का मास बोलोगे तो पूछो ही मत, 6 × 10⁻24 kg। 6 × 10⁻24 का मतलब पता है क्या, 6 के ऊपर पूरे 24 जीरो रहेंगे पूरे, इतना किलो धरती का मास होता है। तो जिसका मास ज्यादा उसका ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा, ग्रेविटी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन द बॉल एंड अर्थ, कि बॉल ही अर्थ की तरफ आता है। बॉल ने अर्थ को अट्रैक्ट किया क्या, तो बॉल ने अर्थ को खींच लिया? नहीं, अर्थ ने बॉल को खींच लिया। तो अर्थ ने बॉल को क्यों खींचा? क्योंकि अर्थ का मास क्या है, ज्यादा है। अर्थ का मास ज्यादा है तो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स जो रहेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, वो क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो फोर्स जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीनिंग क्या होता है, मास बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा r, अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर बॉल को फेंको ऊपर, अगर अंतरिक्ष में चला गया, अंतरिक्ष में चला बहुत दूर तक चला गया तो वापस नहीं आएगा, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ने से फोर्स क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये हमको ये नेचुरल फिनोमिना समझ में आ गए किसकी स्टडी करके, ये लॉ ऑफ नेचर, ये है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसकी स्टडी किए तो हमको उसके पीछे रिजल्ट समझ में आया कि क्यों कोई भी चीज ऊपर फेंकते तो नीचे आती है। तो ये जो नेचुरल फिनोमिना है, ये हम लोग इसके पीछे रीजन क्या है वो अंडरस्टैंड कर पाए जब हमने इसकी स्टडी की, लॉ ऑफ नेचर की स्टडी की। तो ये जो लॉ था ये पहले से नेचर में था, बस उसको डिस्कवर किया न्यूटन बाबा ने, इसलिए उसको हमने नाम दिए न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन का लॉ तो पहले से नेचर में था। नेचर में से बहुत सारे लॉ हैं, ठीक है, नेचर में बहुत सारे लॉ हैं, उन सभी लॉ की हम स्टडी यहाँ पे करने वाले हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोग किसी प्लास्टिक की पेन या प्लास्टिक की चीज को जब अपने बालों से रब करते हो और कागज के टुकड़े को पकड़, कागज का टुकड़े के ऊपर रखते हो तो कागज का टुकड़ा उसकी तरफ खींचा चला आता है। ये एक नेचुरल फिनोमिना है। इसके पीछे क्या रीजन है, उस रीजन को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको लॉ की स्टडी करना पड़ेगा, और वो है कूलम्स लॉ। अभी कूलम्स लॉ किसके बारे में, वो चार्ज के बारे में। जब हम किसी चीज को रब करते हैं, जब फ्रिक्शन होता है तो चार्ज क्रिएट होती है, इलेक्ट्रिक चार्ज। जैसे कि आपने देखे होंगे बादलों में जब बिजली कड़कती है, जब बादल गरजते हैं तो बादल एक दूसरे से टकराते हैं, उनके बीच में फ्रिक्शन होता है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, चार्ज क्रिएट होता है। चार्ज जब बाहर निकलते हैं तो हमको लाइट के फॉर्म में दिखता है, ठीक है। तो ये जो चीजें, ये जो नेचुरल फिनोमिना है, इनको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको लॉ ऑफ नेचर की स्टडी करना पड़ेगा। तो फिजिक्स में हम लोग लॉ ऑफ नेचर की स्टडी करते हैं, जिसके मदद से नेचुरल फिनोमिना जो घटित हो रही है उसके पीछे रीजन क्या है वो हम लोग अंडरस्टैंड कर पाते हैं। तो इसी को फिजिक्स बोलते हैं, ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना। तो सबको समझ में आ गया? अब मैं इसके बारे में लिखवा के देता हूँ, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ओके, तो व्हाट इज फिजिक्स? तो फिजिक्स आप लोगों को समझ में आ गया, फिजिक्स क्या है। तो फिजिक्स क्या, मैंने आप लोगों को बता दिया क्या है। इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इज द क्या बताओ, ब्रांच ऑफ क्या, ब्रांच ऑफ क्या, साइंस। सुनो पहले, फिजिक्स क्या है, ब्रांच ऑफ साइंस जो किसके साथ में डील करेगी, विच डील्स विद, जो किसके साथ में डील करेगी, डील्स विद स्टडी ऑफ, डील्स विद स्टडी ऑफ लॉ ऑफ नेचर। जिसमें हम किसकी स्टडी करेंगे, डील्स विद स्टडी ऑफ क्या, क्या लॉ ऑफ नेचर, जिसके मदद से थ्रू विच का मतलब होता है जिसके मदद से, थ्रू विच we understand reason behind the natural phenomena, through which we understand, क्या अंडरस्टैंड करेंगे बताओ, अंडरस्टैंड रीजन बिहाइंड द क्या, नेचुरल फिनोमिना। बात समझ में आई क्या? तो मैंने क्या बोला, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस जो किसके साथ में डील करेगी, स्टडी ऑफ लॉ ऑफ नेचर, जिसमें हम लॉ ऑफ नेचर की स्टडी करेंगे, थ्रू विच, जिसके मदद से हम अंडरस्टैंड कर पाएंगे रीजन बिहाइंड द नेचुरल फिनोमेना। ओके, जैसे कि एग्जांपल में एवरीथिंग इज फॉल टुवर्ड द अर्थ इज अ नेचुरल फिनोमेना, एंड रीजन बिहाइंड दिस नेचुरल फिनोमेना वी अंडरस्टैंड बाय स्टडी लॉ ऑफ नेचर, दैट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। कि एवरीथिंग, आपको पता है एवरीथिंग इज फॉल्स टुवर्ड द अर्थ। अब एवरीथिंग है बोले तो सभी, मतलब क्या हो गया, रेन ड्रॉप्स हो गए, लीव्स हो गए। एवरीथिंग इज फॉल्स टुवर्ड का मतलब के तरफ, टुवर्ड द अर्थ, ठीक है। इट इज नेचुरल फिनोमेना। ये क्या बताओ, नेचुरल क्या है, फिनोमेना है कि नहीं, नेचुरल फिनोमेना, नेचुरल क्या है, फिनोमेना है।
अब रीजन बिहाइंड दिस फिनोमेना, इस फिनोमेना के पीछे रीजन क्या है? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो रीजन बिहाइंड दिस फिनोमेना, जो रीजन होगा, रीजन बिहाइंड, जो रीजन होगा, रीजन बिहाइंड दिस फिनोमेना, बिहाइंड दिस फिनोमेना, इस फिनोमेना के बारे, दिस फिनोमेना, फिनोमेना कैन बी अंडरस्टैंड, कैन बी अंडरस्टैंड, अपन अंडरस्टैंड कर सकते हैं, कैन बी अंडरस्टैंड बाय स्टडी, बाय स्टडी, किसकी स्टडी करके? बाय स्टडी लॉ ऑफ नेचर, लॉ ऑफ नेचर, कौन सा? लॉ ऑफ नेचर, कौन सा? दैट इज लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। वो कौन सा है? न्यूटन, बोलो, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो जिसके बारे में आप लोग पढ़ चुके हो, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अरे बात समझ में आ गया? जो क्या बोलता है? F इक्वल टू फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ क्या? मास m1 m2 एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए एक कांस्टेंट आता था g, जिसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते थे, m1 m2 अपॉन में r। ओके, और फिजिक्स में भी बहुत सारी ब्रांच है। ये तो समझ में आ गया कि आपको क्या होता है। ये मैंने मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट, ये मास है एक ऑब्जेक्ट का, ये मास है दूसरे ऑब्जेक्ट का, और उनके बीच का डिस्टेंस क्या है? r। ओके, तो ये इसको अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ये अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, इनके बीच में फोर्स है, ये फोर्स की बात चल रही है। तो इस लॉ के मदद से हम रीजन पता कर सकते हैं कि एवरीथिंग इज फॉलिंग टुवर्ड द अर्थ, क्यों? अर्थ की तरफ फॉल सकती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। अब फिजिक्स की बहुत सारी ब्रांच है, ये तो फिजिक्स साइंस की ब्रांच है, फिर फिजिक्स की बहुत सारी ब्रांच है, फिजिक्स की भी बहुत सारी ब्रांच है। तो फिजिक्स में जिसमें हम लाइट की स्टडी करेंगे उसको ऑप्टिक्स बोलते हैं, जिसमें हम करंट की स्टडी करेंगे उसको करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, जिसमें हम चार्ज की स्टडी करेंगे उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं, जब चार्ज रेस्ट रहेगा। बहुत सारी ब्रांच है फिजिक्स की। जिसमें मोशन की बात करेंगे उसको मैकेनिक्स बोलते हैं, मैकेनिक्स। तो फिजिक्स की ब्रांच है, एक है मैकेनिक्स, तो मैकेनिक्स में किसकी बात करते हैं? मोशन की बात करते हैं, मोशन, जहाँ पे वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन, बाकी सब चीजें रहेंगी, तो उसको हम मैकेनिक्स बोलेंगे। ठीक है, मैकेनिक्स। फिर बाद में आता है क्या आता है? ऑप्टिक्स आता है। ऑप्टिक्स मतलब जहाँ हम लोग लाइट की स्टडी करते हैं, लाइट। फिजिक्स की एक ब्रांच है ऑप्टिक्स, जिसमें लाइट की स्टडी करेंगे, साउंड की स्टडी करेंगे। ठीक है, और उसके बाद में बहुत सारी चीजें हैं। आपको यहाँ पे थर्मल फिजिक्स भी है, ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स भी है। मॉडर्न फिजिक्स में अपने इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है, ऐसे फिजिक्स की बहुत सारी ब्रांच है। उसके बारे में हम एक एक करके स्टार्ट करेंगे। लेकिन फिजिक्स को समझना है तो आपको फर्स्ट चैप्टर को समझना पड़ेगा। और फर्स्ट चैप्टर क्या? यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट जब बेसिक चैप्टर, वो अगर आपको समझ गया तो आपको फिजिक्स समझने में बहुत आसान हो जाएगी। क्योंकि उस यूनिट एंड मेजरमेंट पहले चैप्टर में आपको फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ना है कि कितनी फिजिकल क्वांटिटी है, उनके यूनिट्स क्या है। सबसे पहले तो समझना पड़ेगा कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, वो समझना पड़ेगा आप लोगों को। तो चलो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात होती है मेजरमेंट। मेजरमेंट किसका करते हैं? और मेजरमेंट करने के लिए हमको यूनिट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो मेजरमेंट किसका करेंगे? तो फिजिकल क्वांटिटी का करेंगे। अब फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? तो सबसे बात करेंगे फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, क्या बोला मैंने? फिजिकल क्वांटिटी। क्योंकि यूनिट एंड मेजरमेंट को समझने के लिए आपको फिजिकल क्वांटिटी को समझना पड़ेगा कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? मास एक फिजिकल क्वांटिटी। मास को हम गिनते हैं? अरे गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते? तो मास एक प्रॉपर्टी है। लेंथ एक प्रॉपर्टी, लेंथ भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। लेंथ एक प्रॉपर्टी है। तो ऐसी प्रॉपर्टी जिसको हम गिन सकते हैं, जिसको हम कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये देखो, ये मार्कर की कैप है, इसका साइज इतना है, फिर मार्कर ये इतनी है, फिर बोर्ड इतना है। ये एक प्रॉपर्टी है। ये जो प्रॉपर्टी मैंने बताया आप लोगों को कि ये इस प्रॉपर्टी को हमने एक नाम दे दिए। क्या नाम दे दिए? लेंथ। अरे इस प्रॉपर्टी को क्या नाम दे दिए? लेंथ। क्या इस लेंथ को हम गिन सकते हैं क्या? हाँ गिन सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। अरे बात समझ में आएगी? तो जिस प्रॉपर्टी को हम गिन सकते हैं, जिस प्रॉपर्टी को हम कंपेयर कर सकते हैं, जैसे कि इस बोर्ड की लेंथ इसके कंपेयर में कितने टाइम्स है,
तो हम गिन सकते हैं, कैसे कंपेयर कर सकते हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, मतलब इस बोर्ड की लेंथ इस मार्कर की लेंथ से 7 टाइम्स है, मतलब हम कंपेयर कर सकते हैं, गिन सकते हैं। तो मास भी एक क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। तो मास को भी हम कंपेयर कर सकते हैं, कैसे कंपेयर करेंगे, मास को अगर गिनना है तो आप लोगों ने देखे होंगे एक दो तराजू होते हैं, तराजू, एक तराजू में शक्कर की पोतली रखेंगे और इस तरफ हम बट रखते हैं, 1 किलो का बट, 2 किलो का बट, 3 किलो का बट, तो 1 किलो का बट क्या वो भी एक मास ही है। ये अपना गिवन मास हो गया, ये अपना शक्कर की जो पोतली थी एक तरफ, तो वो अपना गिवन मास हो गया, उसको उसके मास को मैं किलो 1 किलो का जो बट होता है उसके मास से मैं कंपेयर कर रहा हूँ। अगर इस पोतली का मास रखा, इधर 1 बट रखा, 2 बट रखा, 3 बट रखा, 4 बट अगर रख दिया तो 4 किलो मास हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और बात समझ में आ रही है क्या? तो मैंने बोला फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, तो ऐसी प्रॉपर्टी, मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी जिसको हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, और उनके मदद से हम फिजिक्स के लॉ को भी डिस्क्राइब करेंगे, और इनके मदद से फिजिक्स के लॉ को भी डिस्क्राइब करेंगे। जैसे कि फिजिक्स का लॉ मैंने बताया था, फोर्स जी, क्या बताया था, m1 m2 अपॉन में r का स्क्वायर, ये फिजिक्स का लॉ है। इस फिजिक्स के लॉ को डिस्क्राइब करने के लिए, इस फिजिक्स के लॉ को डिस्क्राइब करने के लिए हमने मास का यूज किया। मास एक फिजिकल क्वांटिटी है। रेडियस बोला तो लेंथ, ये डिस्टेंस, आर यानी क्या है, डिस्टेंस, और डिस्टेंस भी लेंथ है, डिस्टेंस यानी क्या होता है, लेंथ ही होता है। मतलब इस फिजिक्स के लॉ को डिस्क्राइब करने के लिए काम में आती है। तो व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, तो प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल बॉडी। हर एक मटेरियल बॉडी में बहुत सारी प्रॉपर्टी हो सकती है, इस मटेरियल बॉडी में बहुत सारी प्रॉपर्टी हो सकती है। एक वो प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी जिसको हम लेंथ बोलते हैं, एक प्रॉपर्टी ये वाली, ये भारी है, ये हल्की है, ये बोर्ड और भी भारी है, इस प्रॉपर्टी को नाम क्या देते हैं, मास। और इसमें क्या है, मास, इसका मास कम है, इसका मास ज्यादा है, इसका मास और भी ज्यादा है, बोर्ड का मास। समझ, ये प्रॉपर्टी होती है, और इन प्रॉपर्टी को अपन गिन सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बॉडी, मटेरियल बॉडी की ऐसी प्रॉपर्टी, या प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बॉडी जिसको विच कैन बी किस क्या कर सकते हैं, उसको मेजर्ड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, मेजर। ऐसी प्रॉपर्टी मटेरियल बॉडी की जिन्हें हम, विच का मतलब जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, एंड कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब लॉ ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स के लॉ को भी क्या करने के काम में आएगी, डिस्क्राइब करने के काम में आएगी। उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। डिस्क्राइब लॉ ऑफ फिजिक्स एंड कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब क्या डिस्क्राइब करेगी, लॉ ऑफ, क्या बोला मैंने, फिजिक्स। बात समझ में आई क्या? तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, तो ऐसी प्रॉपर्टी मटेरियल बॉडी की जिनको हम क्या कर सकते हैं, मेजर्ड कर सकते हैं, जिनको हम क्या कर सकते हैं, मेजर्ड कर सकते हैं, और उनका यूज होगा किस लिए, डिस्क्राइब लॉ ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स के लॉ को भी डिस्क्राइब करने के काम में आएंगे। तो उनको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। याद रहेगा, फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, सबको समझ में आ गया कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। तो ऐसी प्रॉपर्टी मटेरियल बॉडी की जिनको हम क्या कर सकते हैं, मेजर्ड कर सकते हैं, और उनका यूज हो सकता है किसको डिस्क्राइब करने के लिए, लॉ ऑफ फिजिक्स को डिस्क्राइब करने के लिए। द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बॉडी which can be measured, जिनको मेजर कर सकते हैं, and can be used to describe law of physics, which called क्या, फिजिकल क्वांटिटी। इसके एग्जांपल में क्या आएगी, तो लेंथ आएगी। लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है। मास एक फिजिकल क्वांटिटी है, मास भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। टाइम को भी हम गिन सकते हैं, हम बोलते हैं ना 1 आवर हुआ, 2 आवर हुआ, 3 घंटा हुआ, टाइम इंटरवल। इसको एक बंदे को मैंने बोला, एक लेडीज है, अगर लेडीज को क्या करना है, अगर धान की कटाई करना है और मशीन से धान की कटाई किया, तो कौन जल्दी करेगी, तो मशीन को क्या लगेगा, टाइम कम लगा, और लेडीज को टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। टाइम समझना है क्या? तो टाइम को भी हम मेजर कर सकते हैं, गिन सकते हैं। लेंथ, मास, टाइम, ऐसी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। अब मैं नोट में और एक चीज लिखवा के दे रहा हूँ, नोट में। अब बताओ, मैंने बोला प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बॉडी, मैं भी एक मटेरियल बॉडी हूँ, मेरी भी एक लेंथ है, मेरा भी एक मास है। अब बताओ, मेरे अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टी है। मेरे अंदर कौन सी प्रॉपर्टी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई बंदा, और जैसे कि मेरे को लॉटरी लग गई 1 करोड़ की, मान लो मेरे को 1 करोड़ की लॉटरी लग गई, तो मैं क्या हो जाऊंगा, बहुत खुश होऊंगा, बहुत खुश। क्या खुशी एक प्रॉपर्टी नहीं है?
गम, गम भी तो प्रॉपर्टी मटेरियल बॉडी की। तो खुशी, गम, ये जो हैप्पीनेस होता है, सॉरो होता है, क्या इन चीज को हम गिन सकते हैं? बता, मेरे को 1 करोड़ की लॉटरी लगी तो मेरी खुशी गिनो, मेरी खुशी नापो, गिन सकते हैं खुशी को? नहीं। देखिए, किसी के पास किसी कोई बंदा पूरा हार गया, पैसे हार गए जुए में, ठीक है, एक भी पैसा नहीं बचा उसके पास, वो कंगाल हो गया, वो उसको बहुत दर्द होगा, बहुत दुख होगा। देखिए, कोई बंदा फेल हो गया 10th क्लास में, 12th क्लास में, फेल तो नहीं होना चाहिए लेकिन फेल हो गया तुमको, उसको बहुत दुख होगा। तो उस दुख को हम नहीं गिन सकते। अरे समझ में आया क्या? तो और जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरे अंदर एक स्किल है, मेरे अंदर टैलेंट, मेरे अंदर ऐसी स्किल है, स्किल भी एक प्रॉपर्टी होती है। मेरे अंदर ऐसी स्किल है, मेरे अंदर ऐसी कला है कि मैं जैसी की वैसी पेंटिंग बना सकता हूँ। सचिन तेंदुलकर को देखो अगर टीवी में, तो उसकी जैसी की वैसी पेंटिंग में बना पाऊंगा। यह मेरे अंदर स्किल है। क्या वो उस स्किल को नाप सकते? नहीं। तो मैंने क्या बोला कि ऐसी प्रॉपर्टी, कैसी? द प्रॉपर्टीज सच एज, ऐसी प्रॉपर्टीज सच एज, जैसे कि कौन सी? सच एज कैसे बोला मैंने? क्या बोलता है? हैप्पीनेस। क्या बोला मैंने? हैप्पीनेस, सॉरो, गम, है क्या? स्किल्स, ठीक है, स्किल्स, ईटीसी कैन नॉट बी क्या? मेजर। इनको मेजर कर सकते हैं क्या? मेजर नहीं कर सकते। सो दैट, इसीलिए, सो दैट, इसीलिए, सो दैट का मतलब इसीलिए होता है, इसलिए दे कैन नॉट बी फिजिकल क्वांटिटी। ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं हो सकती, फिजिकल क्वांटिटी नहीं हो सकती। बात समझ में आई क्या? बात समझ में आएगी सबको कि ये फिजिकल क्वांटिटी क्यों नहीं हो सकती है? तो ऐसी प्रॉपर्टी जैसे कि सच एज हैप्पीनेस, सॉरो, स्किल्स, ईटीसी कैन नॉट बी मेजर्ड, सो दैट दे कैन नॉट बी फिजिकल क्वांटिटी, दे आर नॉट फिजिकल क्वांटिटी, दे आर नॉट फिजिकल क्वांटिटी, वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। फिर एक बात बता रहा हूं कि रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं फिजिकल क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन। तो फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो यूनिट और नंबर के कॉम्बिनेशन से। देखो ध्यान दो अच्छे से, रिप्रेजेंटेशन ऑफ, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? तो फिजिकल क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर एंड यूनिट, नंबर और यूनिट के कॉम्बिनेशन से। जैसे कि मैंने बोला इस बोर्ड की लेंथ 2 मीटर है, 2 मीटर बोला मैंने, अरे 2 मीटर बोला कि नहीं बोला? तो मीटर क्या है? यूनिट है क्या नहीं? एन क्या है? 2 क्या है? नंबर है क्या नहीं है? और फिजिकल क्वांटिटी लेंथ क्या है? फिजिकल क्वांटिटी क्यू, फिजिकल क्वांटिटी को हम क्यू से डिनोट करेंगे। अरे बात समझ में आई क्या? तो फिजिकल क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? नंबर और यूनिट से। जैसे कि हम बोलेंगे इस बोर्ड की लेंथ 2 मीटर, तो मीटर भी एक यूनिट है, ठीक है। यहां से नागपुर कितने दूरी पे? 180 किलोमीटर, 180 किलोमीटर बोला मैंने। तो किलोमीटर क्या हो गया? यूनिट, 180 क्या हो गया? नंबर। तो मीटर भी यूनिट है। तो मीटर किसका यूनिट है? लेंथ का यूनिट है। लेंथ को हम कैसे गिन सकते हैं? मीटर से गिन सकते हैं। लेंथ को हम कैसे गिन सकते हैं? किलोमीटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अरे तो यूनिट क्या होता है भैया? मीटर क्या होता है? मीटर भी एक प्रकार की लेंथ ही है, लेकिन वो लेंथ हमको पता है कि 1 मीटर यानी इतना होता है करके, हमको पता है कि 1 मीटर यानी इतना होता है। तो यूनिट किससे बोलते हैं? यूनिट यानी नॉन क्वांटिटी। हमको पता है कि 1 मीटर कितना होता है, हमको पता है कि 1 किलो कितना होता है, 1 किलो। तो किलोग्राम क्या है? यूनिट है। यूनिट यानी क्या होता है? तो नॉन क्वांटिटी, नॉन फिजिकल क्वांटिटी। नॉन यानी क्या? मालूम होना, और उसके मदद से हम अननोन फिजिकल क्वांटिटी गिन सकते हैं। जैसे कि एक पोतली में कितनी शुगर है हमको नहीं पता, उस पोतली की शुगर पता करना है तो हम 1 किलो का बट लेंगे, 1 किलो की बट, 4 आगे बट रखा एक तराजू में और इधर एक तरफ पोतली रखा, दोनों बराबरी के आगे, ठीक है। तो उस अननोन फिजिकल क्वांटिटी को मैंने गिन लिया, उसमें 4 किलो का मास लेकर के। तो जैसे कि मास बोला मैंने, मास ऑफ शुगर बोला मैंने, तो मास क्या बोला? 4 किलोग्राम। तो किलोग्राम क्या हो गया? यूनिट, और 4 क्या हो गया? नंबर। अरे बात समझ में आई क्या भाई लोग? तो फिजिकल क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है बताओ? द फिजिकल क्वांटिटी, ध्यान दो, द फिजिकल क्वांटिटी बोले तो क्यू, फिजिकल क्वांटिटी बोले तो क्यू कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ, किसका कॉम्बिनेशन बोला मैंने? कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर एंड यूनिट, नंबर और क्या बोला मैंने? यूनिट के कॉम्बिनेशन से, एन और यूनिट यू, याद रहेगा, नंबर और यूनिट के कॉम्बिनेशन। तो Q इक्वल टू क्या होगा? देयरफॉर Q इक्वल टू क्या होगा? N U। एग्जांपल में मैंने बोला कि जैसे कि बोला मैंने लेंथ, तो लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है, लेंथ
तो लेंथ कितनी बोला मैंने, 5 मीटर बोला 5 मीटर। तो मीटर क्या है बताओ, यूनिट, 5 क्या है बोलो, नंबर, लेंथ क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। ठीक, अरे बात समझ में आई क्या, बात समझ में आई क्या? ओके, जिसके पहला एग्जांपल हो गया लेंथ हो गई। दूसरी बोला मैंने मास, मैंने बोला मास ऑफ रॉड, ये लेंथ ऑफ, मान लो लेंथ ऑफ रॉड है, मान लो ये लेंथ ऑफ रॉड, ठीक है, इसको हम क्यों बोलेंगे। तो मास ऑफ रॉड कितना बोला मैंने, 5 किलोग्राम, 5 किलो की रॉड है। तो किलोग्राम क्या है बताओ, यूनिट, 5 क्या है बोलो, नंबर, और मास क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। ओके, बात समझ में आई, क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी। तो नंबर और यूनिट के कॉम्बिनेशन से रिप्रेजेंट किया जाता है। चलो इसको नोट डाउन कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, मैं क्या बोल रहा था कि अगर आपका यूनिट चेंज हो गया तो नंबर भी चेंज होगा। कि इफ नो, एक स्टार करके बताओ, इफ यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी चेंज, यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी चेंज, फिजिकल क्वांटिटी इज चेंज। अगर यूनिट चेंज होगा, इफ यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज चेंज, देन नंबर आल्सो चेंज, देन नंबर आल्सो क्या होगा, चेंज होगा। कैसे क्या, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी चेंज नहीं होगी, फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट u1 था तो नंबर n1 था। अगर यूनिट चेंज हो गया तो नंबर भी चेंज हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल में मैंने बोला फिजिकल क्वांटिटी 5 किलो है, किसी का मास जो है, तो मास एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो किसी बॉडी का मास कितना है, 5 किलो है या 5 किलो है, ठीक है। तो 5 किलो यानी 1 किलो यानी कितना ग्राम होता है, 5000, 1 किलो यानी 1000 ग्राम, तो 5 किलो का मतलब क्या होगा, 5000 ग्राम। तो देखो यूनिट चेंज हुआ तो किलो था तो नंबर क्या था, 5 था, ग्राम हुआ तो नंबर क्या हो गया, 5000। तो देखो नंबर, अगर यूनिट चेंज होगा नंबर भी चेंज होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल लेंथ बोला मैंने, किसी की लेंथ बोला मैंने 2 मीटर है, ठीक है, तो 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर का मतलब कितना होगा, 200 सेंटीमीटर। देखो यूनिट चेंज हो रहा है तो नंबर भी चेंज होगा। अरे बात समझ में आ रही है क्या? तो ये बात याद रखनी है आप लोगों को। तो यहाँ पे आज के दिन के लिए इतना काफी है। कल के वीडियो में हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, यूनिट क्या होता है, ठीक है, फिर फिजिकल क्वांटिटी के टाइप पढ़ेंगे, डिटेल में आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, ठीक है। तो कल से वो बाकी डब्बा वाले बच्चे भी ज्वाइन होंगे। आज उनको मेरे ध्यान रखनी रही, उनको लिंक भेजने की उधर वाले ग्रुप में, ठीक है। तो कल से स्टार्ट होगा, अच्छे से उनको वीडियो भेजना पड़ेगा मेरे को। बाय फिर, हाँ कैसा बोलो, मैथ कल होगा, भी थक गया मैं, कल से देखेंगे ना। तू थका नहीं, लिखते लिखते थक गया होता कभी देर से। अभी तो भाई स्टार्ट है, अभी तो भाई स्टार्ट है, इतना खतरनाक है। ये देख फिजिक्स की 2 बड़ी बड़ी किताबें, ये देख, ये इतनी बड़ी किताब, इतनी बड़ी फिजिक्स पढ़नी है। ये एक फिजिक्स हो गई, फिर ये दूसरी फिजिक्स है मेरे पास, ये बाप रे, अभी ये मैं यहाँ से पढ़ा दो, ये 2 फिजिक्स की किताबें बड़ी बड़ी, हाँ खतरनाक, ठीक है, पढ़ना पड़ेगा भाई, मजाक नहीं है, ठीक है। 10th नहीं है, 10th में क्या छोटा सा रहता है, ठीक है। इसको क्या लगता है, चिल्लर लगता है क्या? 10 सीटें में कि कौन सा चार्जर, कौन सा है?